हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 14, जिसमें मेन टॉपिक रहने वाला है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। वेयर डिड कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीट टू पास द क्विट इंडियन रेजोल्यूशन ऑफ 14 जुलाई 1942? यानी कि जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठी थी भाई, किस रेजोल्यूशन के लिए वो बैठी थी? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के लिए। कब हुआ? 14 जुलाई 1942। तो ये शहर है भाई वर्धा, यानी कि वर्धा में ये मीटिंग बैठी थी। और इस मीटिंग को चेयर किया था, यानी कि इसके प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद। हालांकि ये चीज़ तो मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने से पहले के। तो आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले भी एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ, ये मैंने कि ये सीरीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री की। आज हम पार्ट 14वां डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको आने वाले एसएससी के तो भाई सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। लाइक अगर मैं और एग्जाम्स की बात करूँ, चाहे वो किसी स्टेट का पीसीएस हो, रेलवे हो, पुलिस हो, उन हर जगहों में ये जो भी सीरीज़ है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट, द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज, यानी कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी उस समय पर इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो भाई ये थे लॉर्ड वेवल। इमेज में आप इन्हीं को देख रहे हैं। और बाद में इन्होंने हमारे इंडिया के वायसरॉय भी रहे भाई 1943 से 47 तक। और इसके बाद लास्ट में जो आ गए थे माउंट बेटन आ गए थे। कहीं आप ये ना सोचे कि 47 लिख दिया है तो माउंट बेटन का नाम नहीं आएगा। माउंट बेटन इसके बाद में आए थे 47 के अंदर। तो आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेवल। नेक्स्ट है, इन विच ग्राउंड ऑफ बॉम्बे द प्रपोजल वाज पास फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट? अब आपको पता है कि बॉम्बे में पास हुआ था भाई ये। अब बॉम्बे में ये पर्टिकुलर जगह के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक ग्राउंड में मैदान में हुआ था, तो उस मैदान का नाम पूछा जा रहा है भाई। तो इस जो AICC की कमेटी हुई थी भाई, तो उसने 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान जो मुंबई के अंदर है उसमें एक मास स्ट्रगल करेंगे, यानी कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ जो थी डिसाइड हुई। और ये चीज़ जब डिसाइड हुई तो गांधी जी ने एक नारा दिया, वो दिया डू एंड डाई। वैसे तो भाई एक काफ़ी सिंपल नारा है कि डू और डाई, करो या मरो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि ये लाइन गांधी जी ने बोली थी। गांधी जी ने बोली थी क्योंकि पहले वैसे तो भाई वो एक अहिंसा के पुजारी थे, इनके हिंसा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, वॉयलेंस में विश्वास नहीं रखते थे। स्टिल उन्होंने ये लाइन कही, इसलिए काफ़ी फेमस हो जाती है। इसका मतलब क्या था कि या तो हमारे देश को आज़ाद करा लो या फिर इसको आज़ादी दिलाते दिलाते अपनी जान दे दो। तभी इन्होंने डू और डाई बोला था। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वही कि डू एंड डाई स्लोगन किसने दिया? क्योंकि भाई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसलिए मैं कई बार इसको डिस्कस करता हूँ। नाम है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू। अब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट तो गई थी भाई, लेकिन उससे पहले ऐसा क्या हुआ था कि जिसके रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई? तो भाई जस्ट इसके पहले क्रिप्स मिशन आया था, जैसे कि मैं पार्ट 13 के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट 13 नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन आएगा, क्लिक कर पार्ट 13वां देखिएगा। क्योंकि ये सीरीज़ भाई एक से, अब मैं 14th जो इसका पार्ट है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैंने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में चला, यानी कि पूरा सीरीज़ में चल रहा है। तो अगर आप लोग ये आज पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हैं भाई, तो फर्स्ट से लेकर 14 तक देखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डेफिनेटली कवर हो जाएंगे आपके इस सीरीज़ के अंदर। तो अब क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद इसी के चक्कर में, इसी के रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया भाई। अब जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन 0R। और मूवमेंट स्टार्ट होते ही जितने भी हाई लेवल के लीडर थे कांग्रेस के, वो इन्होंने अरेस्ट कर लिए। जैसे कि मेरे को अभी गूगल पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिली, तो मैंने वो भी लगा दिया, देख सकते हैं। महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद एंड नेहरू अरेस्टेड। तो जस्ट उसके बाद है, कब की बात है भैया? देखो अगस्त 10 1942, यानी कि जस्ट 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 10 को अरेस्ट कर लिए गए थे। तो नाम है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल। तो ये ऑप्शन नंबर बी है भाई, बाय मिस्टेक डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। और मैंने जितने भी एग्जांपल बताए हैं, जैसे ऑपरेशन बताया, कई बार एग्जाम में ऑपरेशन का नाम भी पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप पहली बार आए तो फटाफट से भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक बटन भी छोड़िएगा, क्योंकि भी एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है।
आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो वो मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फटाफट से वहाँ पे जाकर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ मिलेंगी और भी साथ में बहुत सारी गाइडलाइंस मिलेंगी आपको। और डेडिकेटेड अपलोड, आपको टाइम पता है कि वीक में 4 वीडियो अपलोड होंगी, टाइम आपके सामने है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी कि आपको पता है कि देश की आज़ादी के समय पर भाई कांग्रेस तो चलो एक प्रचलित कमेटी थी ही कि पार्टी है, इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टी थी। तो इनमें से किसने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था? तो आप ऑप्शन में जो भी नाम देख रहे हैं मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। हिंदू महासभा, इसने भी सपोर्ट नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं किया। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इसने भी नहीं किया। इवन मुस्लिम लीग ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया था। तो पहले 3 तो आपको ऑप्शन में दिख ही रहे हैं, चौथा है नहीं, लेकिन फिर भी चलो ऑल ऑफ अबव हमें इसका आंसर लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन नंबर डी में मुस्लिम लीग डाल दूँ और ऑप्शन नंबर ई कर दूँ ऑल ऑफ अबव, तो ऑप्शन नंबर ई को हम सही कर देंगे भाई, क्योंकि किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, जो हमारा क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन पास हुआ था वर्किंग कमेटी के द्वारा, उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर ये सब चीज़ें करने वाले हैं भाई? तो ये मूवमेंट का जो ड्राफ्ट था ये तैयार किया था भाई मोहनदास करमचंद गांधी ने। ये ड्राफ्ट जो था भाई वो तो अप्रैल में ही बन चुका था, क्योंकि कोई भी ड्राफ्ट है पहले वो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा, बाद में उसको पास किया जाएगा। तो ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। और साथ में हेल्प किस किस की ली थी? जवाहरलाल नेहरू की और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो ऑप्शन नंबर बी होगा भाई इसका राइट आंसर, कि महात्मा गांधी ने ये प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी व्हेन इट पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये पास हुआ प्रपोजल तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? पहले भी मैं हिंट दे चुका था आपको, इसके प्रेसिडेंट रहे हैं भाई अबुल कलाम आज़ाद, इनके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी। अगेन ये सिली मिस्टेक है भाई, ध्यान रखिएगा इसका भी। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज़ वेल नोन फॉर। यानी कि अगर मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में रेफरेंस लेता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ, तो वहाँ पर उषा मेहता का नाम जो है वो किस लिए जाना जाता है भाई? तो ये भी भाई ऑब्वियस सी बात है कि क्विट इंडिया मूवमेंट पे, लेकिन उनका काम क्या था? और जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ भाई, एक कांग्रेस रेडियो था, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन जो गिरफ्तार नहीं हुए थे या फिर बचकर भाग गए थे, उन्होंने क्या किया भाई? सीक्रेटली ब्रॉडकास्ट किया किसको? कांग्रेस रेडियो को। यानी कि वो पूरे देश भर के अलग अलग अंगों में जाकर जो थे, डिफरेंट पार्ट्स में जाकर इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि मूवमेंट में हो क्या क्या रहा है। अब इसी टीम की, जो रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रही थी, उसी टीम की एक मेंबर थी उषा मेहता, उसी ग्रुप के थे जो कि कांग्रेस रेडियो को मैनेज कर रहे थे। तो इसीलिए इनका नाम हिस्ट्री में लिया जाता है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है, द अमेरिकन पब्लिसिस्ट हु वॉज विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज। इनके जो अमेरिकन पब्लिसिस्ट थे, इनके पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे, यानी कि ये ऑथर भी हैं कई बुक्स के, तो उनका नाम क्या था? तो भाई ये हैं गांधी साहब, दिख रहे हैं, लुइस फिशर। तो इन्होंने गांधी जी के बारे में भी काफ़ी लिखा है भाई। तो इस मूवमेंट में इनके साथ ही थे। और साथ साथ में इनके साथ अमेरिकन इंटेलेक्चुअल थे जो पर्ल बक और नॉर्मन थॉमस, उन्होंने भी डिमांड किया कि भारत को आज़ादी दे देनी चाहिए। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, लुइस फिशर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्योंकि ये बात हो रही है क्विट इंडिया मूवमेंट की। मैंने जब आपको पार्ट 10वां 11वां करवाया होगा, उसमें मैंने डांडी मार्च के बारे में पढ़ाया आपको। तो डांडी मार्च के समय पर कौन से फॉरेन जर्नलिस्ट जो थे गांधी जी के साथ थे? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा डांडी मार्च वाला वीडियो देखिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और ट्राई किया कीजिए भी, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इसमें आप लोगों का ही फायदा है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, अगले ही दिन बहुत सारे नेता पकड़ लिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो महात्मा गांधी को कहाँ पकड़ा गया था? तो उनको पकड़ा गया था भाई बॉम्बे के अंदर, क्योंकि बॉम्बे के ग्वालियर मैदान में तो रेजोल्यूशन पास ही हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम उनको मिलने, वेरी नेक्स्ट डे, जो मेन लीडर थे गांधी जी थे, उनको बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया था। और गांधी जी को और सरोजिनी नायडू को तो आगा खां पैलेस जो पुणे के अंदर है, उसी में बंदी बनाकर रखा गया था। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे।
नेक्स्ट, who had secretly escaped from the jail and organized underground activity during Quit India movement. अभी क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो कौन से क्रांतिकारी थे जो पकड़े तो गए थे लेकिन जेल से बचकर भाग गए थे और उन्होंने अंडरग्राउंड रहकर क्विट इंडिया मूवमेंट के कार्य को, एक्टिविटी को जारी रखा और उसी टाइम पर उनको एक नेशनल लीडर का जो था प्रख्याति मिली थी। तो नाम है जेपी नारायण। नारायण को भाई अरेस्ट तो किया गया था, उनको हजारीबाग जेल के अंदर रखा गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि किस क्रांतिकारी को हजारीबाग जेल में रखा गया था गिरफ्तार करने के बाद, लेकिन वो वहां से भाई बच निकले थे। नाम है इनका लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब लोकनायक देख के भाई मेरे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा साथ में कि लोकनायक का टाइटल जो था वो तो जयप्रकाश नारायण को दिया गया था, लेकिन अगर लोकमान्य की बात करूं तो लोकमान्य का टाइटल जो था वो किसे दिया था, ये भी मैं अपने सीरीज के अंदर बहुत बार बता चुका हूँ। आई थिंक ये दूसरे से तीसरे पार्ट के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। नेक्स्ट है, इन विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर ऑफ 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम कांग्रेस। आपको पता होगा कि वो भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 1938 में पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, और फिर क्या हुआ था बाद में कि 1939 के अंदर ये दोबारा से री इलेक्ट हुए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और इनके सामने जो थे जिनको हराया था इन्होंने वो थे पट्टाभी सीतारामैया, जो कि एक गांधी जी के समर्थक थे। यानी कि गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया था कि आप लोग इलेक्शन में खड़े रहिए, लेकिन त्रिपुरी के सेशन में उनको हार मिली। लेकिन गांधी जी ने बाद में ये स्टेटमेंट दी कि ये सीतारामैया की हार नहीं है, ये बल्कि मेरी खुद की हार है। तो इन सब चीज़ों को बाद देखने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था कि अब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। जस्ट उसके बाद, क्योंकि कांग्रेस से तो वो निकल गए, तो उन्होंने 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई, और 1942 में भाई वो जर्मनी भी गए थे। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ हुज ब्रेन इज इंडियन नेशनल आर्मी एंड हु फाउंडेड इट। यानी कि किसके दिमाग की उपज थी भाई इंडियन नेशनल आर्मी और किसने इसको फाउंड किया। तो मैं भाई शुरू से डिस्कस करता हूँ कि पहली बात तो कि ये जो आइडिया था वो था ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लों का, और साथ में जो जापान के जो मेजर थे, नाम है जिनका फुजियारा। इन दोनों के दिमाग की उपज थी कि आईएनए बनना चाहिए। अब कैसे बनना चाहिए भाई वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। जो ज्ञानी प्रीतम सिंह थे भाई वो गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे। लेटर ऑन वो आगे पीछे जाते रहते थे, यानी कि देश से कभी इस देश कभी उस देश जाते रहते थे। एक बार बैंकॉक में जब वो सिख कम्युनिटी के साथ थे तब वो उनको मिले भाई, मतलब कि वो जो सिख कम्युनिटी के साथ गदर पार्टी के मैसेज को फैला रहे थे। उस समय पर उनकी मुलाकात होती है भाई मेजर फुजियारा से, जो कि जापान के थे। अब इन दोनों के बीच में भाई कोलैबोरेशन होता है, क्योंकि उस समय पर जापान ने भी ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट जो थी हमला बोल रखा था, लड़ाई कर रखी थी, और इंडियन सोल्जर भी जो थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। तो उस समय पर जापान ने बहुत सारे हिंदुस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया हुआ था। अब इनके दोनों के कोलैबोरेशन के बाद जितने भी हिंदुस्तानी फौजी थे जो पकड़े हुए थे, बंदी बनाए हुए थे, उनको रिलीज़ कर दिया गया और आईएनए की सेना में शामिल कर लिया गया। आई थिंक इसके ऊपर भी एक वेब सीरीज़ भी बनी हुई है, शायद अनफॉरगॉटन आर्मी नाम है उसका, शायद ये प्राइम के ऊपर है। अगर आप लोगों को टाइम मिले, अनफॉरगॉटन आर्मी, अगर आप लोगों को टाइम मिले सीरीज जरूर देखिएगा। तो यही सब चीज़ें इस बारे में डिस्कस कर रखी हैं, क्योंकि लेटर ऑन रास बिहारी बोस भी इसके चेयरमैन बने थे, इनके लीडर बने थे, सुभाष चंद्र बोस भी बने थे इसके लीडर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से ये ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लों और मेजर फुजियारा का एक तरह से कोलैबोरेशन था, आइडिया था। लेकिन ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ना तो कहीं पे ज्ञानी प्रीतम सिंह का नाम है, ना ही कहीं मेजर फुजियारा का नाम है। लेकिन बाद में जो थी इसकी पकड़, यानी कि फर्स्ट इसके कमांडर कौन थे, मोहन सिंह थे। तो इसीलिए हम इसका आंसर टिक करेंगे मोहन सिंह। इन केस मोहन सिंह की जगह अपने को प्रीतम सिंह मिलता है ऑप्शन में, तो हम नाम उन्हीं का मतलब टिक करेंगे हम लोग कि उन्हीं ने ये फाउंड की थी। इमेज में आप देख रहे हैं कि मोहन सिंह मिल रहे हैं मेजर फुजियारा से। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। हाँ, फाउंड भाई सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। कहीं आप सोचो कि आईएनए सुभाष चंद्र बोस की फाउंड की थी, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट जो है सुभाष चंद्र बोस का नाम इसमें टिक करते हैं। नेक्स्ट है, वेयर वाज आज़ाद हिंद फौज सेटअप इन 1943। अब जैसे मैंने बताया कि भाई आईएनए के लीडर थे मोहन सिंह, उसके बाद रास बिहारी बोस बने, जो रास बिहारी बोस थे, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बने इसके। लेकिन
आफ्टर डैट 1943 जून के अंदर उन्होंने INA छोड़ दी थी भाई, INA उसे रिज़ाइन दे दिया था और एक नई अपनी फ़ौज बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज। ठीक है, तो ये हुआ 4 जुलाई के अंदर, यानी कि जून के अंदर उन्होंने INA को छोड़ा और जुलाई के अंदर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दे दिया और साथ में एक नारा भी दिया, दिल्ली चलो, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर डू और डाई का नारा दिया था, वैसे ही दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। एक नारा इनका ये भी फेमस है भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी का ही दिया हुआ है। और जिस समय पर आज़ाद हिंद फौज बनी तो भाई ये सिंगापुर के अंदर थी, तो क्या हम आंसर इसका सिंगापुर लगा दें? नहीं, क्योंकि उस समय पर सिंगापुर ब्रिटिश की टेरिटरी थी जिसका नाम था मलाया, तो मलाया के अंडर पड़ता था, तो इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी मलाया। हाँ, अगर ऑप्शन में मलाया ना मिले तो भाई हम सिंगापुर इसका सही आंसर लगा देंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी मलाया। तो भाई ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन ऑफ पार्ट 14 मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी करें और मेरे को रीज़न ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो इसको अपने स्टडी ग्रुप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलेंगे नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।